ये कहानी एक ऐसी दुनिया की बात करती है जहां लोग अपनी मृत्यु के बाद भी वर्चुअल दुनिया में जीवित रह सकते हैं और वीडियो कॉल के जरिए अपने प्रियजनों से जुड़े रह सकते हैं। बाय, जो अपनी मृत्यु से पहले एक कंपनी वंडरलैंड की मदद लेती है। ये कंपनी एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करती है ताकि लोग अपने मृत या गंभीर रूप से बीमार प्रियजनों से वीडियो कॉल के जरिए जुड़ सकें। मगर यहाँ ट्विस्ट यह है कि क्लाइंट्स को कभी पता नहीं चलता कि उनकी असली जिंदगी कब खत्म होती है और वर्चुअल जिंदगी कब शुरू होती है। बाय को पता है कि उसकी बेटी जिया के लिए उसे खोना कितना मुश्किल होगा, इसलिए वह जिया से जुड़े रहने के लिए वंडरलैंड के प्रोग्राम में शामिल होने का फैसला करती है। उसकी माम हू रान इस आइडिया के खिलाफ है, लेकिन बाय उसे समझाने में कामयाब हो जाती है कि यह जिया के लिए सबसे अच्छा विकल्प है। वर्चुअल दुनिया में बाय एक आर्कियोलॉजिस्ट बनने का फैसला करती है, जो उसका बचपन का सपना था। इस तरह वह जिया को अपनी अनुपस्थिति का मतलब समझा सकती है। जैसा कि पता चलता है, बाय वंडरलैंड के हजारों क्लाइंट्स में से एक है जिनकी चेतना को एक विशाल वर्चुअल सिस्टम में स्टोर किया जाता है। हर क्लाइंट की जिंदगी उनकी इच्छाओं या उनके प्रियजनों की इच्छाओं के मुताबिक तैयार की जाती है। वंडरलैंड के कर्मचारी हैरी और ह्यांसू नए क्लाइंट्स के डेटा को प्रोसेस करते हैं और उनके वर्चुअल जीवन की तैयारी करते हैं। आखिरकार बाय का वीडियो फीड लॉन्च किया जाता है, जहां वह अपने नए वर्चुअल जीवन में पहले कदम रखती है। बाय खुद को एक एयरपोर्ट पर पाती है, जहां एक आदमी समजून उसके पास बैठता है। वे बातचीत शुरू करते हैं और बाय बताती है कि वह एक आर्कियोलॉजिस्ट है और एक लंबी ट्रिप पर जा रही है, जिससे उसकी बेटी जिया उसकी माँ की देखभाल में रहेगी। जब वे अलग होते हैं तो वे एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज करते हैं। बाद में बायस एक रेगिस्तान में पहुंचती है और तुरंत अपनी माँ को कॉल करके अपनी उत्साहित भावनाएं साझा करती है। हू रान हिचकिचाते हुए कॉल उठाती है, क्योंकि वह अभी भी इस हकीकत से जूझ रही है कि उसकी बेटी अब जिंदा नहीं है। वह जिया को फोन पर बुलाती है और लड़की बेमन से नीचे आती है। बाय उनसे माफी मांगती है कि उसने समय पर कॉल नहीं किया और बिना बताए चली गई। उन्हें खुश करने के लिए वह उन्हें अपने आसपास की ओर दिखाती है और बताती है कि अब वह रेगिस्तान में काम कर रही है। वह हर रोज कॉल करने और कुछ नया शेयर करने का वादा करती है। इसी बीच एक स्पेस स्टेशन पर वंडरलैंड का एक और क्लाइंट टियो रहता है। सुबह सुबह वह अपनी गर्लफ्रेंड जोंगिन को वीडियो कॉल करता है, जो पृथ्वी पर एक आम जिंदगी जी रही है। टियो उसे जगाता है ताकि वह बार्सिलोना की अपनी फ्लाइट ना मिस करे। उसे वीकेंड पर मूवी देखने के लिए आमंत्रित करती है। वह तुरंत टियो को कॉल करके पूछती है कि क्या वह किसी और के साथ बाहर जाने के लिए ठीक है। टियो उसे प्रोत्साहित करता है और यहाँ तक कि उनके लिए टिकट बुक करने की पेशकश करता है। लेकिन जब उसे एहसास होता है कि जोंगिन किसी और के साथ रिलेशनशिप में है, तो उसका आत्मविश्वास डगमगा जाता है। उस शाम जोंगिन डिनर करते हुए टियो से बात करती है, जो एक बड़ी स्क्रीन पर उसे लव सॉन्ग सुनाता है। ये दोनों के बीच के अलग अलग दुनियाओं के बीच का कनेक्शन बनाए रखता है। हकीकत में टियो एक एक्सीडेंट के बाद कोमा में है और जोंगिन अक्सर उसे हॉस्पिटल में मिलने जाती है। इसी बीच हैरी और ह्यांसू वंडरलैंड के एआई को ट्रेन करते रहते हैं ताकि उनके क्लाइंट्स असली इंसानों की तरह बोलें और व्यवहार करें। चूंकि टियो अभी भी जिंदा है, इसलिए असल में ह्यांसू ही है जो टियो के अवतार के पीछे छिपकर जोंगिन से बात करता है। एक दिन वंडरलैंड के कर्मचारी एक बुजुर्ग महिला जंगरान के पास जाते हैं, जो अपने मृत पोते जिंगू का वर्चुअल वर्जन बनवाना चाहती है। जब जंगरान अपने पोते को देखती है तो वह फूट फूट कर रोने लगती है। बातचीत के बाद वह हैरी और ह्यांसू से पूछती है कि उसे उससे नए कपड़े कैसे खरीदने हैं। वे समझाते हैं कि यह प्रोग्राम में कुछ क्लिक करने जितना आसान है। काम खत्म करने के बाद हैरी और ह्यांसू एक कैफे में जाते हैं। लंच के दौरान हैरी को उसके माता पिता का कॉल आता है, जो वंडरलैंड में अपलोड हो चुके हैं। उसकी माँ चिंता करती है कि वह पर्याप्त नहीं खा रही है और किसी के साथ डेटिंग नहीं कर रही है। उन्हें शांत करने के लिए हैरी झूठ बोलती है कि उसका बॉयफ्रेंड है। ह्यांसू उसके साथ खेलने का फैसला करता है और उसके माता पिता को ग्रीट करता है, खुद को उसका बॉयफ्रेंड बताता है। खुश होकर उसके माता पिता तुरंत उन्हें डिनर पर बुलाते हैं। हैरी फ्लस्टर्ड हो जाती है और आगे के सवालों से बचने के लिए कॉल खत्म कर देती है। उस शाम ह्यांसू हैरी के घर जाता है और वे उसके माता पिता से कनेक्ट होते हैं। उसके माता पिता ह्यांसू के बारे में सवाल पूछते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हैं, कपल की खुशी की कामना करते हैं। इसी बीच बाय जिया के साथ नियमित रूप से वीडियो कॉल के जरिए जुड़ी रहती है।
वह स्कूल इवेंट्स में वर्चुअली शामिल होती है, बेड टाइम स्टोरीज सुनाती है और रेगिस्तान में अपने काम के बारे में विस्तार से बताती है ताकि वह जिया की जिंदगी में अपनी मौजूदगी बनाए रख सके। एक दिन बाय को काम के कारण जिया के साथ कॉल बीच में ही खत्म करनी पड़ती है। कुछ ही पल बाद वह जम जाती है क्योंकि उसके दिमाग में उसके अतीत का एक दृश्य तैरने लगता है। वह इस बात से अनजान है कि वह अब जिंदा नहीं है। बाय इन फ्लैशबैक्स को अजीब यादों के रूप में खारिज कर देती है, लेकिन फिर भी उसे गिल्ट महसूस होता है। वह जिया को वापस कॉल करके माफी मांगती है। दुखी होकर जिया कहती है कि उसकी मां ने हमेशा उनकी बातचीत से ज्यादा काम को प्राथमिकता दी है। बाय हैरान हो जाती है और अपनी बेटी को आश्वासन देती है कि अब वे कभी भी बात कर सकते हैं। उस रात बाय को नींद नहीं आती और वह खुद को गर्म करने के लिए बाहर आग के पास बैठ जाती है। लेकिन अचानक उसका फोन बजता है। यह सन जून है जो एयरपोर्ट पर मिला था। वह रात के इस वक्त कॉल करने के लिए माफी मांगता है, लेकिन बाय उसे आश्वस्त करती है कि वह पहले से ही जाग रही थी। वह उसके सामने अपने दिल की बात कहती है और कहती है कि उसे लगता है कि वह एक अनंत सपने में फंसी हुई है जहां उसे खुद का एक अलग वर्जन दिखाई देता है। वह अपनी बेचैनी को मजाक में उड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन सन जून उसे एक परेशान करने वाला सवाल पूछता है। क्या वह सच में मानती है कि उसकी जिंदगी असली है? बाय उलझन में पड़ जाती है और पूछती है कि उसका मतलब क्या है। संजून चुपचाप जवाब देता है कि उसकी हकीकत एक सपना है। बाय उसकी बात को मजाक समझकर हंस देती है। इसी बीच जोंग इन को पता चलता है कि टियो की हालत चमत्कारिक रूप से सुधर गई है। खुशी से उछलते हुए वह हॉस्पिटल पहुंचती है और पाती है कि टियो होश में आ गया है। डॉक्टर बताते हैं कि हालांकि टियो कोमा से बाहर आ गया है, लेकिन उसके दिमागी चोट के कारण उसे रोजमर्रा के कामों में दिक्कत हो सकती है। जोंगिन बस इस बात से खुश है कि असली टियो वापस आ गया है। वह तुरंत वंडरलैंड ऐप को डिसेबल कर देती है और टियो के रिकवरी में मदद करने के लिए खुद को समर्पित कर देती है। अगली सुबह जोंग इन ऐप के कृत्रिम संगीत से नहीं, अपने प्यार के कोमल स्पर्श से जी जागती है, जो उनकी साझा हकीकत में एक नई शुरुआत का प्रतीक है। वंडरलैंड में हैरी और ह्यांसू अपने काम की शुरुआत करते हैं, जहां वे युवा सिक से मिलते हैं जो एक टर्मिनल बीमारी से जूझ रहा है। वह सोच रहा है कि वह अपने वर्चुअल जीवन में क्या बनना चाहता है। वह पूछता है कि क्या वह एआई दुनिया को एक्सप्लोर कर सकता है ताकि वह देख सके कि यह कैसे काम करती है, लेकिन स्टाफ उसे चेतावनी देता है कि अगर वह खुद को बाहरी नजरिए से देखेगा तो इससे सिस्टम क्रैश हो सकता है। युवा सिक अपने खुद के फ्यूनरल में शामिल होने की इच्छा जताता है, लेकिन हैरी जोर देकर कहती है कि उसे अपनी मृत्यु के बारे में नहीं पता होना चाहिए, क्योंकि इसके लिए उसके पूरे वर्चुअल जीवन को रिस्टार्ट करना पड़ेगा। इसी बीच बाय की दुनिया धीरे धीरे बिखरने लगती है। उसे एक अजीब सपना आता है जहां उसकी असली जिंदगी और वर्चुअल दुनिया के फंतासी मिल जाते हैं। जब वह जागती है तो वह जिया को ढूंढने के लिए कार में बैठ जाती है, अभी भी इस बात से अनजान कि यह असंभव है। उसके साथ काम करने वाले अन्य एआई लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह उन्हें नजरअंदाज कर देती है। रास्ते में उसे एहसास होता है कि वह बार बार एक ही लोगों से मिल रही है और रेगिस्तान से बाहर नहीं निकल पा रही है। अचानक बाय के आसपास सब कुछ जलने और विस्फोट होने लगता है, लेकिन वह बिना डरे आगे बढ़ती है। वह अपनी मां से संपर्क करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई जवाब नहीं देता। वंडरलैंड ऑफिस में हैरी और ह्यांसू सिस्टम में खराबी का पता लगाते हैं और एहसास करते हैं कि वे बाय को शट डाउन नहीं कर सकते, जो ऑपरेटिंग सिस्टम के करीब पहुंच रही है। वर्चुअल दुनिया के अन्य निवासी भी इन गड़बड़ियों को नोटिस करते हैं, जो प्राकृतिक आपदाओं के रूप में सामने आती हैं और उनके अस्तित्व को खतरे में डालती हैं। बाय को रोकने के लिए संजून का एक वर्चुअल वर्जन उसके पीछे भेजा जाता है। वह उसे समय रहते पकड़ लेता है और उसे कार से बाहर खींच लेता है, इससे पहले कि एक हरिकेन उसे उड़ा ले जाए। वह फिर से उसे बताता है कि उसकी जिंदगी सिर्फ एक सपना है, और कुछ ही देर बाद हरिकेन उन दोनों को उड़ा ले जाता है। बाय जल्दी ही फिर से जाग जाती है और खुद को सिस्टम के कोर में पाती है। ह्यांसू बाकी बचे क्लाइंट्स को बचाने के लिए उसका सारा डेटा डिलीट करने का फैसला करता है। हैरी चिंतित है कि बाय अभी भी उसके परिवार के लिए जरूरी हो सकती है, लेकिन उसका नया वर्जन पहले वाले से बहुत अलग होगा। कई कोशिशों के बावजूद बाय का डेटा सिस्टम से डिलीट नहीं होता। ह्यांसू इसे एक गलती मानता है, लेकिन हैरी सुझाव देती है कि शायद बाय को कुछ चाहिए, इसलिए वह वर्चुअल दुनिया से बाहर निकलने की इतनी जिद कर रही है। हैरी बाय को वंडरलैंड की पूरी एक्सेस देने का फैसला करती है।
बाय अचानक खुद को एयरपोर्ट के एआई वर्जन में पाती है जहां जिया गायब हो गई थी। वह आसपास के लोगों को सिग्नल भेजती है, उम्मीद करती है कि कोई उसकी मदद करेगा। उनमें से एक टीओ होता है जो कॉल उठाता है। बाय उससे अपनी बेटी को ढूंढने में मदद करने के लिए कहती है। उसी पल टीओ जिया को एयरपोर्ट बिल्डिंग से बाहर आते देखता है और उसका पीछा करता है। लड़की लगभग एक कार से टकरा ही जाती है, लेकिन टीओ उसे बचा लेता है। वे एयरपोर्ट वापस लौटते हैं। जिया बताती है कि वह अपनी माँ के पास जाना चाहती थी। टीओ स्वीकार करता है कि उसकी माँ ने उसे कॉल किया था और उसे इंतजार करने के लिए कहा था। जल्द ही हुरान जिया को ढूंढ लेती है और टीओ को उसकी मदद के लिए धन्यवाद देती है। वह लड़की को ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन जिया कहती है कि वह तब तक नहीं जाएगी जब तक वह अपनी माँ से नहीं मिलती। दादी कहती है कि उसकी माँ अब जवाब नहीं देती और जिया से खुद चेक करने के लिए कहती है। अपनी माँ को कॉल करती है और इस बार बाय कॉल उठाती है। वह कहती है कि वह पहले से ही एयरपोर्ट पर है, लेकिन जिया चारों ओर देखती है और उसे नहीं ढूंढ पाती। बाय, जिसे अब एहसास हो गया है कि वह सिर्फ एआई द्वारा बनाई गई एक प्रोग्राम है, अपनी बेटी को सच बताने का फैसला करती है। वह कबूल करती है कि उसकी असली माँ अब जिंदा नहीं है। कुछ पल के लिए चुप रहती है, लेकिन फिर पूछती है कि क्या वह अभी भी बेड टाइम स्टोरी सुन सकती है। बाय उसे आश्वासन देती है कि वे फोन पर बात करते रहेंगे और फिर हुरान से बात करने के लिए कहती है। हुरान भावुक हो जाती है, लेकिन बाय उसे आश्वस्त करती है कि सब ठीक हो जाएगा और उसे अपना ख्याल रखने के लिए कहती है। हालांकि हुरान के लिए अपनी बेटी के एआई वर्जन से बात करना अभी भी मुश्किल है, लेकिन वह वंडरलैंड सब्सक्रिप्शन कैंसिल करने का फैसला नहीं करती। कुछ समय बाद जोंगिन टीओ को बताती है कि उसने वंडरलैंड सर्विस का इस्तेमाल क्यों किया और समझाती है कि उसने स्पेस को खुद से सबसे दूर का पॉइंट चुना था। टीओ एहसास करता है कि इस दौरान जोंगिन उसके एआई वर्जन के व्यक्तित्व की आदी हो गई है और वह जाने का फैसला करता है। वह उसे पकड़ लेती है और गले लगा लेती है, यह साबित करते हुए कि वह अभी भी उससे प्यार करती है। वह फिर हैरी को कॉल करती है और अपना सब्सक्रिप्शन कैंसिल करने के लिए कहती है, यह बताते हुए कि उसके बॉयफ्रेंड अब नॉर्मल लाइफ में वापस आ गया है और उसे अब उसके डबल की जरूरत नहीं है। इसी बीच बाय को रीस्टार्ट करना पड़ता है और वह अपना वर्चुअल जीवन नए सिरे से शुरू करती है। वह एक बार फिर एयरपोर्ट पर पहुंचती है, जहां संजून पहले से ही उसका इंतजार कर रहा होता है। उनकी छोटी सी बातचीत से पता चलता है कि रीसेट के बावजूद बाय समझती है कि उसकी जिंदगी असली नहीं है, लेकिन वह उसी वर्चुअल रेगिस्तान की ओर आशावाद के साथ बढ़ती है। एपिलॉग में ह्यांसू अपनी माँ से मिलता है और युवा सिक से मिलवाने का फैसला करता है। जैसा कि उसने उम्मीद की थी, वे एक दूसरे को पहचानते हैं और उसकी माँ युवा सिक से माफी मांगती है कि उसने कई साल पहले बिना अलविदा कहे उसे छोड़ दिया था। युवा सिक को कोई शिकायत नहीं है और वह उनके बीच संवाद फिर से शुरू करने का सुझाव देता है। ह्यांसू एहसास करता है कि उसे आखिरकार अपना पिता मिल गया है, भले ही यह इतने अजीब तरीके से हुआ हो। क्या आप अपनी जिंदगी को वर्चुअल दुनिया में जारी रखना चाहेंगे या अपने चले गए प्रियजनों को वापस लाना चाहेंगे, या फिर हकीकत को स्वीकार करना और फंतासी में खो जाने से बचना बेहतर है? अपने विचार कमेंट में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।